हम पढ़ रहे थे बच्चों एचपीएससी स्क्रीनिंग के लिए और केवीएस के लिए। अब जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो हम एस्टेट के लिए पढ़ा था वो तो आप पहले पढ़ेंगे ही, ठीक है। वो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर है, पहले वो तो आप पढ़ेंगे। पर जो मेन टॉपिक अब हैं जैसे वीबीटी है या अपनी एमओटी है, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमने एलोबरेट करके हमें पढ़ना है, ठीक है। वो तो पूरा चैप्टर वहाँ कवर हो जाएगा, जो मेन सारी चीज़ें बिल्कुल वहाँ कवर की गई हैं। पर जैसे वीबीटी थ्योरी है, वहाँ के कई कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। फिर जो अपना एक यहाँ पे बेंट रूल है वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एमओटी करेंगे बच्चों, जो कि ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली उसने लिखे हुए हैं, जो नया मतलब हमें सिलेबस दे रखा है उसमें, ठीक है। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये बात करता है कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड की वीबीटी बात करती है कि ये बनता है भाई जो पार्शियल ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। वीबीटी किसके बारे में बोलती है कि जो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है ना। और कोवलेंट बॉन्ड की यहाँ पे बात होती है। और जो भी आप ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाले हैं वो अनपेयर्ड होना चाहिए। मतलब आप कोई भी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अनपेयर्ड, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ हो जो कंबाइन होने वाले हैं। मतलब अगर एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस हाफ होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों, और एक कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई में एक आप एक बॉन्ड और मान सकते हैं, एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है। कौन सा होता है बच्चों, डेल्टा बॉन्ड भी होता है। बात समझ में आई कि ये बात करेंगे कि कैसे बनता है। सिग्मा आपने सुना है, पाई आपने सुना है, एक डेल्टा बॉन्ड होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं। पहले अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, किसकी बच्चों, सिग्मा बॉन्ड की, तो ये बनता है जैसे आप एस ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं। एस और एस को आपने शेप देखा ना, स्फेरिकल होता है। इनको अगर आप कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा जो बॉन्ड होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। या फिर पी और पी की कॉम्बिनेशन करते हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। पर वो कैसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पता है बहुत जगह पूछा गया है कि या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप ऐसे बना रहे हैं भाई किसको, पी ऑर्बिटल को, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भाई ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तभी क्या बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। फिर बात आती है पाई बॉन्ड की, किसकी बच्चों, पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड बनेगा पी और पी के कॉम्बिनेशन से। अब पी ऑर्बिटल कैसा होने चाहिए दोनों, या तो लेटरल जिसको आप बोलते हो लेटरल ओवरलैपिंग, या साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए। कैसी बच्चों, या तो साइड वाइज जैसे आप ऐसे बनाते ना, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते थे ऑर्बिटल को, और ऐसे ओवरलैपिंग की बात करते थे। या तो इसको बोलते हो लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग आप इसको बोलते हो। या फिर क्या बोलते हो, पी ऑर्बिटल प्लस में डी ऑर्बिटल होगा तो भी आप क्या बोलेंगे कि भाई पाई बॉन्ड बनेगा। फिर आपको पता है डी और डी कंबाइन करता है तो भी यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है। पी डी करता है तो भी पाई बॉन्ड बनता है। और तब डी और डी, कौन सा बच्चों, डी और डी तब कंबाइन करते हैं, तब 4 लोब इंटरेक्ट करते हैं ना इस वाले बॉन्ड में, तब डी और डी कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनते हैं। तो वहां पे 2 लोब इंटरेक्शन होती है। कौन सी, 2 लोब इंटरेक्शन होती है। पर अगर तब डी और डी तब 4 लोब इंटरेक्शन करते हैं बच्चों, कौन सी, 4 लोब इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां पे डेल्टा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तब 4 लोब इंटरेक्शन होती है डी और डी में, तो वहां पे डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे रेनियम में आर ई में आपको 4 बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, और एक जो बॉन्ड बचता है वो डेल्टा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप तब भी बॉन्डिंग देखते हो, सबसे पहला जो बॉन्ड आपको देखने को मिलता है वो सिग्मा देखने को मिलता है। फिर जो 2 मिलेंगे वो आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तीनों आप ये नहीं कहेंगे कि पाई बॉन्ड है वहां पे, ठीक है। और ये नहीं हो सकता कि 2 सिग्मा बॉन्ड है। पर दोनों पाई आपने कहाँ देखा था, C2 में। एस्टेट 3 या 4 बार इस एग्जाम्पल को पूछ चुका है। C2 में जो ये बॉन्ड दिखाई पड़ता है, ये दोनों ही क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड है। एमओटी से पिछली बार हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था, या आप एमओटी कल पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो,
अगर आप बात करते हैं डेल्टा बॉन्ड, अभी समझ में आया, अभी इनको बना के भी दिखाएंगे, वो ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखो एस एस की बात करें तो आपको ये पता है कि भाई ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव लोब है, ये भी पॉजिटिव लोब है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, और ये पॉजिटिव या इन फेज ओवरलैप इसको बोला जाता है, पॉजिटिव या इन फेज, क्योंकि वीबीटी ने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की बात नहीं की थी, ठीक है ना, वो एमओटी करती है। तब हम पढ़ेंगे कि ये भाई इन प्ले फेज ओवरलैप है या आउट ऑफ फेज ओवरलैप है। यहाँ पे सिंपल बात है कि भाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ओवरलैप हुआ है या इन फेज ओवरलैप हुआ है, ठीक है। फिर बात अगर करें कि भाई एस ऑर्बिटल है और साथ में यहाँ पे कौन आ गया, ये पी वाला आ गया, तो यहाँ भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव लोब होगा और इसका भी पॉजिटिव लोब होगा, ठीक है। फिर अगर सिग्मा बॉन्ड में ही बात करें किसकी, जो अपना हम बोलते हैं कि यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो अभी भी बात की थी कि ये ओवरलैप आप कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। या फिर आप लेटरल की बात करते हैं, लेटरल में क्या देखने को मिलता है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, और ये जो बॉन्ड बन जाता है ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ क्या करते हो भाई, पॉजिटिव लोब ये, पॉजिटिव ये, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ऐसे आप बॉन्डिंग शो करते हो। फिर पी और डी की बात की जाए तो बच्चों पी मतलब आप यहाँ पे बना ले कि ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। डी वाला कैसे बनाओगे, डी में ऐसे लोब आपको दिखाने हैं, ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगे। तो ये जो ओवरलैप हुआ है पी और डी का, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हमें बात करनी है किसकी, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, ये पॉजिटिव लोब, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है ना। आप अपोजिट ऐसे मानते ना कि भाई इसको भी ये पॉजिटिव मानो, यहाँ पे ये नेगेटिव, ठीक है। ये वीबीटी की बात चल रही है, ये ध्यान रखेंगे। अब आप देखो हमें और क्या देखना है कि हमें डेल्टा बॉन्ड की बात करनी थी, और एक बात करनी थी कि भाई डी डी दो तरीके से बात की थी, डी डी पाई भी बना सकता है और डी डी वाला डेल्टा बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखना आप कि अगर आप ऐसे लोब बना देते हैं, टू लोब इंटरेक्शन जिसको हमने बोला था कि भाई ये आप ऐसे डी वाला ऑर्बिटल बना देते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी बना देना दूसरे वाला, जो ये इंटरेक्शन यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ पे हो रही है। तो ये जो है ना टू लोब इंटरेक्शन इसको बोला गया है, कौन सी लोब, टू लोब इंटरेक्शन, और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब फोर लोब इंटरेक्शन कैसे होगी, अब वो देखो कि आप यहाँ पे ऐसे ही डी ऑर्बिटल बना लो, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है बच्चों कि ये वाला बॉन्ड मान लो इसको पॉजिटिव माना, इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड इससे इंटरेक्ट कर रहा है और ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और अपना ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये फोर लोब इंटरेक्शन होती है। और इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, ये अपना डेल्टा बॉन्ड हो जाता है। या इसको पता है सिंपल तरीके से समझो, मान लो आपके पास ये जो ऑर्बिटल था ना, इस दूसरे ऑर्बिटल को एग्जैक्टली उठाओ, इस चीज को उठाओ और इसके ऊपर रख दो, यही फोर लोब इंटरेक्शन होती है और ऐसे डेल्टा बॉन्ड बनता है। इस चीज को उठा के जैसे हम अपना एक हाथ, मान लो ये बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स को उठा के यूं का यूं इसके ऊपर रख दो, तो यही डी ऑर्बिटल में करना है, इसको फोर लोब इंटरेक्शन या फिर इसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, जो मैंने अभी आरी वाले में आपको बताया था, ठीक है। फिर आपको ये भी पता है जीरो ओवरलैपिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, जहां पे अगर ऑर्बिटल मिक्स किए जाते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे एस और पी को, एस मान लो स्फेरिकल में है और पी अगर हेड ऑन ना लगा करके लेटरल ओवरलैपिंग करोगे तो ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, जिसको जीरो ओवरलैपिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है बच्चों। किसका दिया जाता है, जीरो ओवरलैपिंग का नाम दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको पता होना चाहिए कि हायर ओवरलैपिंग कहाँ पे होती है, ठीक है, कि सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग किस में होगी। एक तो मान लो आपके पास है एस एस है, एक आपके पास एस पी है और एक आपके पास पी पी है। ध्यान से सुनना, जहां पे अगर ओवरलैपिंग काफी स्ट्रॉन्ग होगी तो वहां पे बॉन्ड भी बच्चों स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग का आप ये समझो एरिया बहुत ज्यादा होगा, अगर ओवरलैपिंग का एरिया
अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड भी क्या बनने वाला, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो जो पी और पी इंटरेक्शन होती है उसमें ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है बच्चों, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनता है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ये पी पी वाले का ज़्यादा होगा। और ये किस पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे आप किसकी बात करते हो, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हो। जैसे आप किसकी बात करोगे कि भाई अगर मान लो आपके पास 3s है, या 2s, ये 2 नहीं सॉरी 3s 3p है, और ये 3p 3p है। सेम क्वांटम नंबर होना चाहिए, तब ये चीज फॉलो हो सकती है। फिर आप ये कहोगे कि भाई 3p की ज्यादा क्या होगी, ओवरलैपिंग एरिया है, तो यहाँ पे बॉन्ड भी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये सबको पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, वीकर होता है कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी ना, बहुत अच्छे। फिर क्या है कि अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ की, पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वहां क्या चीज आपको देखने को मिलती है कि स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की। स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब आप जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के। ठीक है, अब ऐसे में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो आप किस डिस्टेंस की बात की जा रही है, दो न्यूक्लियस के डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो उसमें आप स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो 2p की होती है। और वो भी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, ये स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड के लिए काउंट की जा रही है अगर पाई बॉन्ड की बात की जाती है। ये चीजें ध्यान से लिख लेना बच्चों। और फिर 2p पाई और 3d पाई, मतलब कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने वाला है वो यहाँ से आपको पता लग रहा है। फिर कौन होता है अपना 2p पाई और ये 3p पाई, और सबसे कम होती है जो, वो होती है 3p पाई और 3p पाई। वो सिग्मा में था, वहां पे आपको नॉर्मल, अगर क्या है क्वांटम नंबर सेम है तो जितना इन अपना ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 2p पाई, जो 2 और 2 जो पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, अगर कम हो जाता है, क्योंकि जो आप सेकेंड न्यूक्लियर जो बोल रहे हो सेकेंड क्वांटम नंबर में तब शेल होती है या तब आप उसके ऑर्बिटल की बात करते हो, तो डिस्टेंस काफी कम होगा। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे शेल में, तो आपको पता है वो बढ़ता जाएगा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो एक तो ऑर्बिटल मान लो यहाँ हो और एक यहाँ हो, तो ये ओवरलैपिंग कैसी होगी बच्चों, बहुत जल्दी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसी वजह से 2p पाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये 2p पाई 3d, ये फिर और ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। और नहीं, उससे कम होगा, इस वाले से कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये है ना, फिर इसकी कम होगी, फिर सबसे कम आपको ये ध्यान रखनी है। और इन दोनों में जरूर ध्यान रखिएगा कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, और अगर आप 3-4 बॉन्ड भी देखते हैं तो ये मैंने बता दिया, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा और 2 आपके फिर पाई मिलेंगे। अगला अगर बॉन्ड मिलता है तो वो डेल्टा बॉन्ड होगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप बताएंगे। ठीक है, रेडी है ना, चलिए बताइए। एक आपके पास CO2 है बच्चों, क्या है, CO2 है, और दूसरा आपके पास SiO2 है। ठीक है ना, ये है। इनमें से ये बताइए स्टेबल कौन सा है, या एग्जिस्ट कौन सा करता है, और ये तो आप सबको पता है भाई, CO2 एग्जिस्ट करती है। SiO2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SiO2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे नहीं मिलेंगे। वैसे आपको पता है कि सिलिकॉन के ऑक्साइड, ये पॉलीमर में आपने पढ़ा होगा, ये तो मिल जाएगा, पर SiO2 नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है, देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है कि ये है 2p पाई 2p पाई बॉन्डिंग, ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये 2p पाई है। यहाँ पे देखोगे ना तो कौन सा है, 2p पाई और 3p पाई, और उसकी स्ट्रेंथ देखो क्या है, वीक है काफी। तो ये आपको मतलब स्टेबल मिलेगा और ये स्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे भी स्टेबिलिटी आप बताते हो। सेम किस में देख के बताओ, अगर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और एक सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन है, ये वाला स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। फिर से वही चीज है, यहाँ पे 3p पाई और 3p पाई बॉन्डिंग है, जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल है देखो। और ये अपना 2p पाई है।
समझ में आया ना? तो इसी वजह से ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बोलो, आ गई होगी ना आपको समझ में? फिर आपको बेंट रूल समझना है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा काम का है, कई क्वेश्चन सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करेगा। कौन सा रूल? बेंट रूल, ठीक है? ये मैंने पहले भी समझाया था, तब एस्टेट के लिए पढ़ रहे थे। नाम लिया था नहीं लिया था ये मुझे नहीं पता, पर कंसेप्ट आपको ज़रूर समझाया था। तब हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में तब पढ़ा था, तब वहाँ समझाया था, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्री बना लेते हैं पहले। वो कुछ ऐसे बनती है भाई, यहाँ पे सेंट्रल आपका मेटल होगा, यहाँ एक ये वही आप जो भी बॉन्ड बनेंगे, वो स्ट्रक्चर आपको पता है कि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती, आयनिक वालों की नहीं होती है, ठीक है? ये तो हम सबको पता है। अब यहाँ पे भाई ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे तो ए जुड़ा हुआ है, ये भी कोई ए है और यहाँ बी है कोई। ये मान सकते हो ना कि भाई मान लो ये ए तो एफ है और ये क्या है, ये क्लोरीन है, बी वाला क्लोरीन है, ठीक है? इतनी समझ में आ गई। अब देखो, दो पोजीशन होती हैं, ये एक्सियल, एक एक्सियल पोजीशन होती है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ठीक है? ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो पंखा सा बन जाएगा, ये तीन ऐसे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। कैसी है बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन है। और ये जो लंबी सी आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सियल पोजीशन है। ये वाली थी इक्वेटोरियल, ध्यान रखिएगा, ये नहीं है, ये तो एक्सियल है, ये वाली इक्वेटोरियल है, ठीक है? बात समझ में आई? ये दोनों एक्सियल हैं और ये जो फैन जो बन गया है, ये कौन सी है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। बेंट रूल क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहेगा और लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहेगा। क्या आपको बात समझ में आई? नॉर्मल सी बात मैंने बोली है कि देखो, एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला दे रखा, भाई एक मेटल है उसमें F2 और ये Cl3 है, तो आप ये नहीं करोगे, फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं लगाओगे, आप उसको एक्सियल पोजीशन पे ही प्रेफर करोगे लगाना, ठीक है? बोलो, बात समझ में आई? ठीक है ना? अब मान लो आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए ClF3, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आप ये मत कर देना कि भाई ये Cl है और ये देखो ये F आ गया, ये F और ये सिमेट्रिकल दिख रही है, ऐसा नहीं करना। अभी अभी बताया है कि पहले आप कोशिश करो, कोशिश नहीं, रखना ही पहले किस पे है आपको, एक इस पे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखना है। फिर तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, फिर तीसरा तो आपको कहीं और रखना पड़ेगा ना, फिर तो मजबूरी है। फिर आप ये लोन पेयर लगा दो क्लोरीन के। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहेगा और अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहेगा, ठीक है? बात क्लियर हो गई? इतना अभी हाल फिलहाल बेंट रूल कह रहा है, ठीक है? और तब आप ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये होती है बच्चों sp3d, ठीक है? क्या होती है? sp3d होती है। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करो तो ये टूट जाती है sp2 प्लस में pd में, ठीक है? sp2 और pd में ये ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इसको फिर से बना लेते हैं भाई, ये मेटल है, ये ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दे रही है। ये सबको पता है ना, ये एंगल जो होता है इनके बीच का, जो इक्वेटोरियल एंगल है सारे, इनका एंगल जो होता है 120 का होता है और ये वाला कितने का होता है बच्चों? ये 90 का होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो होता है वो तो 90 का होता है, पर सारे इक्वेटोरियल का एंगल 120 होता है, ठीक है? मैंने किस में ब्रेक डाउन किया? sp2 और pd में। इक्विट अपनी जो एक्सियल वाली है, ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, इनको मिलता है pd। ये दोनों किस में जाते हैं? इनकी pd हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये लगभग sp2 में जाते हैं। किसमें? sp2 में। अब ध्यान से देखो कि जो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, ठीक है, उसके पास s कैरेक्टर कम है, क्योंकि यहां तो p आया है ना। बात समझ में आ रही है ना? और ये भी ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या आप लोन पेयर वाले कंसेप्ट से लगा सकते हो, किसी से भी लगा देना। एक बात समझ में आ गई तो सारा अपने आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक जो एस कैरेक्टर वाला है, एस कैरेक्टर वाला किधर आया है, उसने कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई किया है जहां पे एंगल बहुत ज्यादा है, 120 वाला। क्योंकि आपको यूं लगेगा भाई लोन पेयर जो होगा उसकी रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है आपस में, ठीक है?
बात समझ में आई ना? तो जहां भी एस कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा, जैसे लोन पेयर और इन सारी चीजों में है, तो वो कहाँ ऑक्यूपाई करेगा अपना स्पेस? जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो लोन पेयर यहीं पे ही रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां रहेगा जहां पे एस कैरेक्टर कम होगा, जो कि अपनी एक्सियल पोजीशन पे है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बोलो आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना कि अगर ये बात देखी जाए कि एक स्ट्रक्चर है XeF6 में, ये आप कैसे बनाने वाले हैं? ये कुछ ऐसे बनेंगे कि भाई जेनॉन है, ये स्ट्रक्चर जो एस्टेट वाली केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है वहां से पढ़ोगे, फिर सारा समझोगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ निकाली जाती है। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। यहाँ भाई फ्लोरीन है, सब कुछ फ्लोरीन फ्लोरीन में आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो बनती है वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनती है बच्चों। क्या बनती है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और यही इसके क्या हो जाते हैं? लोन पेयर हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आप अगर नॉर्मल सब कुछ यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन सब कुछ होता तो यहाँ सबका एंगल 90 होता। ऑक्टाहेड्रल में सबका एंगल कितना होता? 90 होता। पर अब क्या आ गया है बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर आ गए हैं, तो कोई ना कोई रिपल्शन तो यहाँ पे क्रिएट करेगा ही। बात समझ में आ रही है? क्या करेगा? वो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेगा। अगर आप इस वाले की बॉन्ड लेंथ, मान लो इसको आप ए कह रहे हो, इस बॉन्ड लेंथ को बी कह रहे हो, तो ए वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू बी वाली बॉन्ड लेंथ की। एक तो यहाँ रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी इस वाले उसमें, वैसे तो ये सारी सेम होनी थी, पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो रिपल्शन है वो यहाँ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाती है? ए वाली ज्यादा होगी कंपैरिजन टू वाई वाले के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखो आप, मान लो आपके पास है यहाँ पे कार्बन, और ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे है बच्चों फ्लोरीन। ठीक है, इतना यहाँ पे है। अब आपको यहाँ ये जो आपको एंगल या ये जो दिखाई दे रही है जो डिस्टेंसेस, इनको कंपेयर करना है। इसको मान लो ए माना है, इसको बी माना है, और इसको सी माना है। ठीक है, अब ये आपको ये पता है ना, जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसको ईएन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहां होगा वहां पे एस कैरेक्टर आपको कम मिलेगा। ठीक है, इतनी बात थी। और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, फिर जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा वहां ज्यादा हो जाएगा एस कैरेक्टर, और जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां एंगल भी ज्यादा होता है। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एंगल भी ज्यादा होगा। आपने देखा है ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन 180 एंगल लेती है ना? देखो जितना एस कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ 50-50 है, 50-50 है ना, 50 पी है और 50 एस है, फिर sp2 हो जाती है, 120 पे आ जाता है, एंगल कम हो गया। फिर sp3 है, फिर वहां पे आपको पता है 109 के आसपास आ जाता है, एंगल और कम हो गया, क्योंकि एस कम होता जा रहा है ना, पी की वो बढ़ती जा रही है। चीज समझ में आ रही है ना? अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नहीं है, ज्यादा कौन है? एफ वाला है, मतलब यहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। जहां भी एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां एंगल भी ज्यादा होता है, मतलब ए वाला एंगल होगा ज्यादा होगा। फिर बात करें, ये तो एस कैरेक्टर ले रहा है ना, ये वाला पी ले रहा है, यहाँ पे तो दोनों ही पी पी हैं, तो यहाँ का एंगल कम होगा कंपैरिजन टू यहाँ के, मतलब सबसे ज्यादा एंगल ए का, फिर बी का, और सबसे कम हो जाएगा सी का। बोलो बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात ध्यान रखो, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, वहां पे एस कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली, जहां भी एस कैरेक्टर होगा, जहां भी एस कैरेक्टर होगा वहां एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात मैंने समझा है, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे, करके मुझे बता दोगे। ठीक है, कमेंट कर देना या जैसे भी है। इसकी बोन लेंथ को कंपेयर करना है, CF3 और ये सी, एक मिनट, ठीक लिखा है? ठीक लिखा। ठीक है, इसको मान लो मैंने एक को बोला है यहाँ पे, इसको ए बोला है और इसको नाम बी दिया है। इनमें से बॉन्ड लेंथ बतानी है किसकी ज्यादा है। आंसर बता देते हैं वैसे कि ए की ज्यादा है और बी की कम है। आप एक्सप्लेनेशन या वो सब कुछ अपना देख लेना कि किसकी ज्यादा और कम है, क्यों है, वो सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, वो क्या है,
एक N2H4 है और एक है N2F4। इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी बच्चों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बना लोगे। फिर सेम है, F लगाना है। यहाँ भी बॉन्ड लेंथ को क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। कौन सी, इसको मैंने A माना है और इसको B माना है, इनकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। जैसे S और P कैरेक्टर से मैंने सिखाया वैसे ही। फिर से बता देते हैं, इसमें A की ज़्यादा रहेगी, B की कम रहेगी। एक्सप्लेनेशन आप खुद सोचना और बताना, नहीं आए तो मुझे बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। एस और पी कैरेक्टर अगर फॉर्मूले से निकाला जाता है तो वो निकाला जाता है बच्चों कोस थीटा S-1। ठीक है, और पी कैरेक्टर निकाला जाता है कोस थीटा P-1/P। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एंगल कितना रहता है, sp2 होता है तो 120 होता है, sp3 होता है तो 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले कंसीडर की जाती है कि किसका एंगल ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। फिर बात होती है बच्चों लोन पेयर की। ठीक है, एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के, या नंबर ऑफ लोन पेयर आप कह सकते हो। मान लो जहां ज्यादा लोन पेयर होंगे, जहां ज्यादा लोन पेयर होंगे वहां एंगल कम होगा। आप देख सकते हैं NH3 और H2O का, NH3 और H2O का, H2O का एंगल होता है लगभग 104 और अपना NH3 का होता है लगभग 107 के आसपास। इसमें दो लोन पेयर हैं और NH3 में एक लोन पेयर है। जितने ज्यादा लोन पेयर, जितने ज्यादा देखो, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना एंगल कम होगा, वही चीज तो बताई है। पहले हाइब्रिडाइजेशन का याद रखोगे, फिर ये कि एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर के। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। फिर देखो, फिर जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की, जो सेंटर वाला एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी, सेंट्रल एटम की, अगर जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। जैसे आप किसकी बात कर सकते हैं, NH3 PH3, इसमें आपको पता है NH3 का ज्यादा है, 107 है। और ये तो आपको शायद मैंने ड्रैगोज रूल या उसमें पढ़ाया था आपको, तब एस्टेट के लिए पढ़ रहे थे कि PH3 का तो लगभग 94 के आसपास आ जाता है, इतना डिफरेंस देखो। ठीक है, फिर तो जो ASH3 है इसका एंगल तो बिल्कुल ही फिर 90, इनके तो लगभग आसपास रहते हैं या फिर 92 के आसपास ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सेंट्रल वाला उतना ही बॉन्ड एंगल भी होगा। ठीक है, फिर बात आती है साइज की। कौन से की, साइड वाले एटम की। साइड वाला है, जितना साइज साइड वाले एटम का ज्यादा होगा उतना एंगल भी ज्यादा होगा। जैसे एक आपके पास साइड वाला समझ रहे हो ना, एक तो यहाँ ये मेटल हो गया बीच वाला, साइड वाला जितना ज्यादा होगा साइज बड़ा, उतना ही एंगल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो ये आपस में क्या होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, बोलो आ गई होगी बात समझ में, बहुत अच्छे। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो MOT पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे रेजोनेंस को पढ़ने की। ठीक है,